तो आइए बिना किसी देरी के आज के इस बेहद दिलचस्प विषय में सीधे उतरते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी दुनिया की जो हमारे और आपके बिल्कुल चारों तरफ है, लेकिन हमें कभी दिखाई नहीं देती। असली जासूसों की दुनिया, अंडरकवर ऑपरेशंस और शैडो वॉरियर्स। रॉ इंटेलिजेंस ये सिर्फ कोई नाम नहीं है, ये उन लड़ाइयों का प्रतीक है जो देश की सुरक्षा के लिए रोज अंधेरे में लड़ी जाती हैं। और आज हम जिन ऐतिहासिक कहानियों और ऑपरेशंस का विश्लेषण करने वाले हैं ना, वो किसी एक्शन फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि बिल्कुल असली और बेहद रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाएं हैं। आप जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए। साल है 1988। दुश्मन देश की सरहद के बहुत अंदर एक ऐसा सीक्रेट मिशन चल रहा है जिसकी खबर अपने देश में भी मुश्किल से 4-5 लोगों को है। जो एजेंट्स इस मिशन पर गए हैं, पता है उनकी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? उनके पास ना तो कोई आर्मी यूनिफॉर्म है, ना ही कोई ऑफिशियल आईडी कार्ड और ना ही कोई अपना असली नाम। मतलब एक छोटी सी भी गलती और सिर्फ उनकी जान ही नहीं जाएगी, बल्कि पूरे देश की सुरक्षा दांव पर लग जाएगी। ये कोई आम 9 to 5 जॉब नहीं है यार। यहाँ हर सेकंड मौत सिर पे मंडराती रहती है। इस खुफिया दुनिया का एक बड़ा ही क्रूर लेकिन बेहद जरूरी नियम है प्लॉजिबल डिनायबिलिटी। आसान शब्दों में कहें तो अगर कोई एजेंट दुश्मन के इलाके में पकड़ा जाता है तो उसकी अपनी ही सरकार दुनिया के सामने साफ मुकर जाएगी। वो सीधा कह देंगे कि भाई हम तो इस इंसान को जानते ही नहीं। सोचिए उस मानसिक दबाव के बारे में। उस एजेंट को पता होता है कि जिस देश के लिए वो अपनी जान की बाजी लगा रहा है, मुसीबत पड़ने पर वही देश उसे पहचानने से भी इनकार कर देगा। लिटरली यही वो चीज़ है जो इससे दुनिया का सबसे खतरनाक और निस्वार्थ काम बनाती है। अच्छा, इस मिशन के पीछे का थोड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। 1968 में जब रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग बनी तो उसका मेन काम था देश के बाहर दुश्मनों पर नजर रखना। लेकिन 1980s के दशक तक आते आते बॉर्डर पर हालात बहुत तेजी से बिगड़ने लगे थे। देश को अंदर से तोड़ने की साजिशें रची जा रही थीं। इसी जबरदस्त टेंशन के बीच 1988 में इस सीक्रेट मिशन को लॉन्च किया गया, जिसका आज हम विश्लेषण कर रहे हैं। ये कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि उन उभरते हुए खतरों का एकदम सटीक जवाब था। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये एजेंट्स आखिर काम कैसे करते हैं? फिल्मों की तरह अचानक कहीं से कूद तो नहीं पड़ते? दरअसल ये सालों तक हमारे और आपके बीच एक आम जिंदगी का नाटक करते हैं। कोई बहुत बड़ा इंटरनेशनल बिजनेसमैन बनकर घूम रहा है, कोई खोजी पत्रकार बनकर रिपोर्टिंग कर रहा है, तो कोई बिल्कुल एक साधारण नागरिक की तरह जिंदगी जी रहा है। ये लोग समाज की भीड़ में इस कदर घुल मिल जाते हैं कि किसी को भनक तक नहीं लगती कि उनके बगल में एक अंडरकवर एजेंट खड़ा है, और यही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। तो 1988 में जो एजेंट्स दुश्मन के इलाके में भेजे गए, उनका काम सिर्फ दूर से नजर रखना नहीं था। उनके टारगेट्स बहुत क्लियर और बेहद खतरनाक थे। पहला काम था उन खुफिया आतंकी कैंप्स की एकदम सटीक लोकेशन निकालना। दूसरा, उन हथियारों की सप्लाई चेन को ट्रैक करना जो चोरी छिपे बॉर्डर पार से भेजे जा रहे थे। और तीसरा, दुश्मन का अगला कदम क्या होगा, इससे पहले से भांप लेना। अब जाहिर सी बात है, ये सारी जानकारी गूगल करने से तो मिलती नहीं। इसके लिए उन्हें साक्षात मौत के मुंह में जाना पड़ा था। दुश्मन के गढ़ में इस तरह घुसपैठ करना कोई रातों रात होने वाला काम नहीं है। महीनों लग जाते हैं एक बिल्कुल नया इंसान बनने में। सबसे पहले स्टेप में वहां की भाषा और एकदम सटीक लहजा सीखना पड़ता है, ताकि बोलते वक्त किसी को जरा भी शक न हो। दूसरे स्टेप में वहां के लोकल लोगों जैसा पहनावा और हुलिया अपनाना पड़ता है। और तीसरा, जो सबसे मुश्किल है, अपनी पुरानी सारी यादें, अपना असली नाम, सब कुछ भुलाकर एक बिल्कुल नई पहचान के साथ जीना। इसी खामोश मेहनत के दम पर वो दुश्मन के नेटवर्क के एकदम करीब पहुंच गए। फिर महीनों की इस खामोश तपस्या के बाद एक रात अचानक सब कुछ पलट गया। दुश्मन के सिस्टम के बिल्कुल अंदर बैठे एजेंट्स के हाथ एक ऐसी खौफनाक जानकारी लगी जिसने पूरे मिशन का मकसद ही बदल दिया। उन्हें पता चला कि दुश्मन भारत पर एक बहुत बड़े विनाशकारी हमले की पूरी तैयारी कर चुका है। अब बात सिर्फ खुफिया जानकारी जुटाने की नहीं रह गई थी। अब हर हाल में समय रहते इस हमले को रोकना था। वक्त रेत की तरह हाथ से फिसल रहा था और जानकारी तुरंत दिल्ली पहुंचानी थी। जैसी ही ये खबर भारत भेजी गई, वहां हालात बड़ी तेजी से बिगड़ने लगे। उसी रात दुश्मन की खुफिया एजेंसियों को एक भारतीय एजेंट पर शक हो गया और फिर अचानक से पूरे इलाके में सख्त लॉकडाउन लग गया। सड़कों पर जगह जगह चेकपोस्ट बन गए, हर गुजरने वाली गाड़ी की तलाशी शुरू हो गई, हर फोन कॉल को टैप किया जाने लगा। वो जासूस अब पूरी तरह से दुश्मन के बिछाए जाल में फंस चुका था। बाहर निकलने का अब कोई भी रास्ता नहीं बचा था। ऐसे हालात में एक इंसान क्या फैसला लेगा?
अगर वो फंसा हुआ एजेंट जिंदा पकड़ा जाता तो न सिर्फ वो बड़ा आतंकी हमला होकर रहता, बल्कि रॉ का पूरा खुफिया नेटवर्क बेनकाब हो जाता। देश के कई और गहरे राज दुश्मन के हाथ लग जाते। उस खौफनाक पल में उस अकेले इंसान ने जो फैसला लिया वो वाकई सलाम करने लायक है। मिशन पहले, जिंदगी बाद में। अपनी जान बचाकर भागने से कहीं ज्यादा जरूरी था उस अहम जानकारी को महफूज रखना और अपने बाकी साथियों की जान बचाना। दिल्ली के सुरक्षित कमरों में बैठे बड़े अधिकारियों को उस रात जो आखिरी रेडियो मैसेज मिला वो सिर्फ इतना सा था, टारगेट कंफर्म्ड, मिशन सफल रहा, वे आ रहे हैं। और बस उसके बाद वो रेडियो फ्रीक्वेंसी हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गई। ये कोई मामूली शब्द नहीं थे, ये एक गुमनाम हीरो की आखिरी विदाई थी। सोचिए, सामने मौत दरवाजा तोड़ रही है और वो इंसान पूरी शांति से अपना मिशन पूरा करने की रिपोर्ट दे रहा है। रेडियो शांत होने के बाद आखिर उस कमरे में हुआ क्या होगा? जो थ्योरी सबसे ज्यादा मानी जाती है वो ये है कि जब एजेंट को पता चल गया कि दुश्मन बिल्कुल दरवाजे तक आ चुका है तो उसने भागने के बजाय अपनी पूरी पहचान को मिटा देने का फैसला किया। उसने खुद अपने सारे दस्तावेज, सारे कोड्स और पहचान के हर सुराग को नष्ट कर दिया। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि दुश्मन के हाथ कोई भी ऐसा सबूत ना लगे जिससे वो भारत के बाकी जासूसों तक पहुंच सकें। नेटवर्क को जिंदा रखने के लिए उसने खुद को मिटा दिया। आइए इस पूरी घटना के बाद के परिणामों को देखते हैं। जो नतीजा दुनिया के सामने आया वो ये था कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने बिल्कुल सही समय पर उस बड़े आतंकी हमले को नाकाम कर दिया। अनगिनत बेगुनाह लोगों की जान बच गई, लेकिन जो असली छिपा हुआ सच है वो आज भी फाइलों में दफन है। उस मिशन का असली नाम क्या था, उस हीरो का नाम क्या था जिसने अपनी जान दी, ये सब हमेशा के लिए रिडैक्ट कर दिया गया, काले मार्कर से मिटा दिया गया। वो जीत गए, लेकिन इस जीत का जश्न किसी भी अखबार के पहले पन्ने पर कभी नहीं छपा। कई सालों बाद जब इस तरह के सीक्रेट ऑपरेशंस की कुछ फाइलें डीक्लासिफाई की गईं तो उनकी सच्चाई देखकर एक अजीब सी सहरन होती है। इन फाइलों के कई अहम पन्ने पूरी तरह से गायब हैं। जो पन्ने बचे हैं उन पर नाम काले मार्कर से पूरी तरह छुपा दिए गए हैं। तस्वीरें जानबूझकर जलाई गई हैं ताकि कभी किसी चेहरे की पहचान ना हो सके। और सबसे शॉकिंग बात बताऊं, कई जानकार मानते हैं कि 1980s के दशक में शुरू हुए ऐसे कुछ ऑपरेशंस इतने गहरे थे कि वो शायद आज भी इसी वक्त एक्टिव हैं। इतिहास को जानबूझकर मिटाया गया है ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित रह सके। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या समझ आता है? देखिए, आज हम ड्रोन्स, सैटेलाइट्स और हाईटेक साइबर सर्विलेंस की कितनी भी बात कर लें, लेकिन रॉ या किसी भी बेहतरीन खुफिया एजेंसी की असली ताकत उसकी मशीनें नहीं है। उसकी असली ताकत उसके इंसान हैं, उसके एजेंट्स हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें ना तो पब्लिक से कोई वाहवाही चाहिए, ना फेम चाहिए, ना कोई मेडल। इनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा, और इसके लिए वो अपनी पहचान तक कुर्बान कर देते हैं। और ये सब हमें आज के आखिरी और सबसे बड़े सवाल पे लाके खड़ा कर देता है। इन खौफनाक अदृश्य ऑपरेशंस और इन बेखौफ एजेंट्स के जज्बे को देखते हुए क्या हम कह सकते हैं कि रॉ दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसियों में से एक है? जब हम और आप रात में चैन की नींद सो रहे होते हैं, तब भी कहीं ना कहीं कोई अनजान शख्स किसी नई पहचान के साथ अंधेरे में हमारी सुरक्षा के लिए लड़ रहा होता है। ये गुप्त कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि असली हीरो इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि सीक्रेट फाइल्स में जिंदा रहते हैं। इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुरक्षित रहें और हमेशा कुछ नया सीखते रहें।